राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही हैं, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही हैं और मध्य प्रदेश की राजनीतिक लड़ाई हमेशा से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच रही है। 18 साल तक सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस अपने 15 महीने के उस जख्म को भरने की भी तैयारी इसी चुनाव में कर रही है और अपनी वापसी करने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ इस समय जुड़ रही हैं कांग्रेस की ही प्रदेश प्रवक्ता शोभा ओझा। उनसे जानेंगे कि किस तरह से कांग्रेस अपनी रणनीतियों पे काम कर रही है, क्या नया रोड मैप है, क्या जनता के पास लेके जा रही है जो इन 18 सालों से अलग होगा। शोभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के समर में। और सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो आज ही जो कमलनाथ ने एक स्टेटमेंट दिया है कि ये आम चुनाव नहीं है और ये चुनाव जनता के भविष्य का है, मध्य प्रदेश के भविष्य का है। तो कांग्रेस मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए 2023 में जनता के सामने क्या रख रही है? देखिए, हमको देखना होगा मध्य प्रदेश का इतिहास। इसके लिए पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी और लगातार शिवराज सिंह चौहान इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अल्प समय के लिए 15 महीने के लिए आदरणीय कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, क्योंकि 2018 में जनता ने हमें चुना था और उसके बाद करोड़ों रुपए 35 करोड़ दे के विधायकों को तोड़ा गया और ये लूट की सरकार है, जो लूटी गई सरकार है। तो ऐसे में 18 साल को उठा के हम देखें तो इस 18 साल में मध्य प्रदेश की जनता ने क्या पाया। अगर हम किसानों की बात करें तो लगातार किसान मजबूर रहे अपनी फसल को नष्ट करने के लिए, क्योंकि उनको उसके दाम नहीं मिले। किसान को यूरिया नहीं मिला, बिजली नहीं मिली, खाद नहीं मिला, बीज नहीं मिले। अगर हम नवयुवकों की बात करें तो नवयुवक बेरोजगार रहे, क्योंकि सरकारी नौकरियां इस दौरान लगी नहीं। अभी 2022 में एक प्रश्न विधानसभा में किया गया कि कितनी सरकारी नौकरियां लगी, तो पता लगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में एनरोल्ड करीब 39 लाख बच्चे हैं और उसमें से नौकरियां केवल 21 लोगों को लगी। तो आप समझ सकते हैं कि सरकारी नौकरियों की स्थिति क्या रही। 17,000 यूथ ने इस पिछले 18 साल में आत्महत्या करी निराश होकर। इसी तरह अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं मध्य प्रदेश लगातार नंबर 1 पर है महिला अपराध के लिए। अगर छोटे छोटे बच्चों की बात करें तो कुपोषण में हम नंबर 1 पर हैं। अगर हम माफियाओं की बात करें तो लैंड माफिया से लेके शराब माफिया, रेत माफिया, शिक्षा माफिया, आप को नाम लीजिए और वो माफिया हमारे यहाँ प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ गांठ करके उनके नाक के नीचे उनके सहयोग से फलता फूलता रहा। हमने व्यापम देखा, हमने पटवारी घोटाला देखा, नर्सिंग घोटाला देखा, हमने तमाम व्यापम देखा, सब कुछ देखा मध्य प्रदेश में। तो ऐसे में एक एक वोट इस बात को निश्चित करेगा कि मध्य प्रदेश कहां जाएगा। क्या मध्य प्रदेश फिर अंधकार की ओर जाएगा कि मध्य प्रदेश का एक भविष्य होगा जहां किसान खुश होगा, महिलाएं सुरक्षित होंगी, हमारा युवा शिक्षित अच्छी शिक्षा पाएगा और नौकरियां पाएगा। आप इन्वेस्टमेंट के नाम पे देख लीजिए मध्य प्रदेश में क्या मिला। करोड़ों रुपए इन्वेस्टर्स मीट पे खर्च किए गए, पर इन्वेस्टमेंट के नाम पे कोई बड़ी कंपनियां नहीं आई, रोजगार के नाम पे हमारे बच्चों को कुछ नहीं मिला। इसलिए कमलनाथ जी कहते हैं कि ये चुनाव महज एक चुनाव नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य को निर्धारित करेगा। ये चुनाव मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य को निर्धारित करेगा। कमलनाथ को सोचकर वोट मत करिए, आप अपने भविष्य को सोचकर वोट करिए। लेकिन एक बात है शोभा जी, 18 साल से सत्ता से बाहर संगठनात्मक मजबूती जो होती है, क्या 2018 से लेकर 2023 तक संगठन जो कमजोर हुआ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का पार्टी को छोड़ के जाना और उसके बाद 18 से लेकर 23 तक तकरीबन हम कह सकते हैं कुछ नहीं तो शायद 30 से ज्यादा तो उपचुनाव हुए हैं।
और उन उपचुनावों की हार भी जो रही, तो संगठन की मजबूती कितनी है, क्योंकि टिकट बंटवारे और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के बाद भी जो तमाम दृश्य मीडिया में आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि कांग्रेस की भीतर हालात तो बहुत अच्छे नहीं दिख रहे। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत मजबूत है, और मजबूत इसलिए है कि लगातार 2018 के बाद कोई दिन ऐसा नहीं गया जब कमलनाथ जी ने छुट्टी ली हो, या वो संगठनों को मजबूत की और काम नहीं कर रहे हो, या दूसरे नेता सड़कों पे नहीं हो, शहरों में गलियों में ना हो, जिलों में ना गए हो। लगातार कांग्रेस मजबूत करते रहे हैं, और वही कारण है आज आप जो कह रही टिकट वितरण के बाद जो हंगामा मचा हुआ है, तो महज वो हंगामा नहीं है, वो इसलिए है कि हर एक व्यक्ति ये जान रहा है कि सरकार कांग्रेस की आ रही है। एक अनार 100 बीमार वाली बात है। एक को टिकट दे सकते हैं, 2-3-4 लोग टिकट मांगने वाले, 6-7 लोग टिकट मांगने वाले हैं एक एक असेंबली से, तो हर व्यक्ति टिकट चाहता है, सबको दे नहीं सकते। इसलिए जो हैं ये तो मुझे लगता है हर राजनीतिक पार्टी में रहता है, लेकिन आपत्ति जो 19 तारीख को लिस्ट आई है उसमें ये जताई गई कि जहां 3 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए, तो वहीं बीजेपी से आने वाले 4 नेताओं को टिकट दे दिया गया। तो आपत्ति शायद आपसी से ज्यादा ये है कि दूसरी पार्टी के आए हुए नेताओं को दिया जा रहा है, तो ये तवज्जो तो दी जा रही है, शायद आपत्ति उस पर है, और वो कहीं ना कहीं चुनाव में जाने वाली पार्टी को शायद कमजोर भी करता है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों की विचारधारा बदलती है, वो अपनी विचारधारा बदल के, पार्टी बदल के आते हैं, और पता लगता है कि जमीन पे वो मजबूत है, क्योंकि इस बार टिकट पूरे सर्वे पे ही बटे हैं। एक नहीं कई सर्वे हुए हैं, एक के बाद एक के बाद एक, और उसमें जो भी मजबूत पाया गया है, कमलनाथ जी ने कहा था कोई मेरा तेरा नहीं होगा। देखिए आप, कहीं भी ये नहीं है कि कोई नेता लड़े हो टिकट में आपस के लिए, पर जो सर्वे में मजबूत पाए गए उन्हें टिकट मिला है। कुछ जाति समीकरण को भी ध्यान में रखना पड़ता है जब टिकट बांटे जाते, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान रखना पड़ता है। पर एक बात तय है कि कांग्रेस 150 प्लस सीट लेके सरकार मध्य प्रदेश में बनाएगी, क्योंकि जनता ने अब मन बना लिया है। जनता ने मन बना लिया है कि इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि लगातार 18 साल केवल झूठ और झूठे वादे शिवराज सिंह जी करते रहे। वो झूठ की मशीन है जो लगातार गाल बजा बजा के झूठे वादे करते रहे। पर 18 साल में कोई भी तबका ऐसा नहीं जो उनसे खुश हो या इस सरकार से खुश हो। कहने को डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र भी इनके पास था, प्रदेश भी इनके पास था, पर जनता को क्या मिला? जनता को सिवाय भ्रष्टाचार के और अत्याचार के कुछ नहीं मिला, और यही कारण है कि अब हर वर्ग इनको उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार है। शोभा जी, जब हम बात करते हैं 21वीं सदी के भारत की और 18 साल की सरकार को जब चुनौती देगी कांग्रेस, तो क्या हम ये उम्मीद करते हैं कि 21वीं सदी के भारत की वो जो चुनौतियां उनका हल भी लेके कांग्रेस सामने रखेगी? यानी कि नेतृत्व के पास क्या नया है देश को देने के लिए? जो 11 वादे किए गए हैं उसमें महिलाओं को 1500 रुपए महीना मिलेगा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, 100 यूनिट बिजली का बिल माफ हो जाएगा, 200 यूनिट का बिल हाफ हो जाएगा, किसान का कर्ज माफ हो जाएगा। यानी कि माफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। इससे आगे का कोई रोड मैप है क्या कांग्रेस के पास आने वाले समय के लिए? क्योंकि दुनिया बदल रही है शोभा जी, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एस्पिरेशंस बहुत है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का अगर आप पूरा वचन पत्र उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक अच्छे एजुकेशन का भी वचन है कि एक स्टैंडर्ड एजुकेशन मिले। आज मध्य प्रदेश में हम कहाँ खड़े हैं? आज मध्य प्रदेश की इतने बुरे हाल हैं कि 50,000 स्कूली शिक्षकों की भर्ती, मतलब उनके रिक्त पद पड़े हुए हैं, स्कूलों में टीचर नहीं है। और स्कूलों के आगे आप जाइए, जब आप कॉलेज में आते हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो यहाँ एग्जाम्स ही नहीं होते। एग्जाम्स हो जाते हैं तो उनके रिजल्ट्स नहीं आते, रिजल्ट्स आ जाते हैं तो उसमें व्यापम या पटवारी घोटाला या कांस्टेबल घोटाला या नर्सिंग घोटाला हो जाता है। तो कुल मिला के पूरा एजुकेशन सिस्टम मध्य प्रदेश में चौपट है। तो इसलिए हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उनको न तो मध्य प्रदेश में के एजुकेशन चाहिए और नौकरियां तो मध्य प्रदेश में है ही नहीं। मैंने सरकारी नौकरी का तो हाल आपको बताया
प्राइवेट कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, इसलिए प्राइवेट नौकरियां भी नहीं है। तो हमने वचन दिया है, क्योंकि कमलनाथ जी का एक विजन है, कांग्रेस का एक विजन है, एक अच्छे एजुकेशन के साथ न केवल नौकरियां, किंतु हमारा मध्य प्रदेश का बच्चा अपने एजुकेशन और अपने नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज पे गर्व करे, एक ऐसा पूरा विजन लेके हम लोग आए हैं। साथ ही जो आपने महिलाओं की बात करी, तो मैं आपको ऋतु जी बता दूं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं की हालत इतनी खस्ता है कि आपके सोच के परे है। क्योंकि यहाँ महिलाओं के पास नौकरियां, तो जब युवा को नहीं मिल रहा तो महिलाओं को नौकरियां कहां से मिलेगी। और साथ ही जो महंगाई ने हमारी कमर तोड़ रखी है, तो बहुत जरूरी है कि महिलाओं को कुछ ताकत देने के लिए हमने कहा था कि हम नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए महिला को हर महीने देंगे। और गैस की सिलेंडर की कीमत आप सोचिए कि एक महिला कैसे घर चलाती होगी जब बिजली का बिल 1,500 से 2,000 रुपए आता है, गैस का सिलेंडर 1200 रुपए आ रहा है। शोभा जी, ये तस्वीर बदली हुई है कि आज हम महिलाओं को सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। आज हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि महिलाओं के पास सिलेंडर के लिए वो गैस स्टोव ही नहीं है। यानी कि उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को इतना सशक्त किया है कि आज वो गैस सिलेंडर की बात कर पा रही हैं। ये भी एक बड़ा बदलाव है। नहीं, देखिए उज्ज्वला दूसरी बात, ओझा जी आपने एक बात की, नेतृत्व की भी बात की, आपने अपने घोषणा पत्र की बात की। आखिर क्या वजह है कि विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने तमाम पार्टियों को अपने साथ लिया, लेकिन जब मध्य प्रदेश तक पहुंची तो वही समाजवादी पार्टी, वही आम आदमी पार्टी आज कांग्रेस के खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि कांग्रेस के वो तमाम चिरकुट नेता जो कुछ भी कह देते हैं, तो नेतृत्व पे सवाल आपके सहयोगी उठा रहे हैं इस समय। नहीं, देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश रहा है जहां दो पार्टी चुनाव आमतौर पे लड़ती आई हैं, चाहे कांग्रेस और बीजेपी, दो मेन पार्टीज आमने सामने सीधे लड़ती आई हैं। और यहाँ बहुत ज्यादा अलायंस का मैं समझती हूँ उसकी जरूरत ना पार्टी को कभी लगी नहीं है मध्य प्रदेश में। और पोस्ट इलेक्शन अलायंस जरूर हुए हैं, पर प्री इलेक्शन अलायंस बहुत कम हुए हैं। और ऐसे में मैं मानती हूँ कि इंडिया का गठबंधन है और हम उसका सम्मान करते हैं। पर जहां तक मध्य प्रदेश में सवाल है, आज हम पूरी तरह से सक्षम हैं कि हम भारतीय जनता का कहना है कि आपने आमंत्रित किया, उन्होंने अपने नेताओं को भी भेजा बातचीत के लिए। अगर उन्हें ये अंदाजा हो जाता कि कांग्रेस किसी तरह के अलायंस के लिए तैयार नहीं है मध्य प्रदेश में, तो वो अपने नेताओं को नहीं भेजते। ये तो उन्होंने बाकायदा कैमरे पे आके कहा है, अपनी नाराजगी जाहिर नहीं, देखिए एक बात साफ समझिए कि मध्य प्रदेश में आज की स्थिति में पिछला चुनाव भी 2018 का भी याद करिए, हमने कोई अलायंस, प्री पोल अलायंस किसी भी पार्टी से नहीं किया था, क्योंकि हमें विश्वास था कि हम बिना अलायंस के अपना सरकार बनाएंगे। पोस्ट पोल जरूर हमने किया था, बीएसपी भी हमारे साथ आई थी, समाजवादी के भी विधायक हमारे साथ आए थे। इसी तरह इस बार भी हमें पूरा विश्वास है कि हम एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ 150 प्लस लेके सरकार बनाएंगे। तो जब अलायंस तब होते हैं जब जो मेजर पार्टी होती है स्टेट की, उसको जरूरत लगती है, उसको कहीं लगता है कि कहीं थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी हो, तो वो अलायंस करते हैं। नहीं तो पोस्ट पोल अलायंस तो हमेशा होते आए हैं और हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जो भी हमारी लीडरशिप डिसाइड करेगी वो होगा। तो आपका कहना है आम आदमी पार्टी अगर मध्य प्रदेश में चुनाव में है तो इसके साथ आप पोस्ट पोल अलायंस करेंगे? दिल्ली में बैठक होगी, मुंबई में बैठक होगी, आप साथ रहेंगे बीजेपी के खिलाफ, लेकिन यहाँ आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और लड़ने नहीं, देखिए मैंने जैसा मैंने कहा ऋतु जी कि एज ऑफ नाउ वी डू नॉट नीड एनी अलायंस, बिकॉज हम अपने आप में सक्षम हैं इस चुनाव को बहुत अच्छी कंफर्टेबल मेजॉरिटी से जीतने के लिए। अलायंस इज अ मैटर ऑफ नीड। क्या आज की तारीख में हम बहुत कंफर्टेबल हैं और जनता को हम पे विश्वास है, क्योंकि 2018 में जिस तरह से जनता ने हमको जिताया था और 15 माह की जो सरकार थी जिसमें हमने जो भी वचन दिए थे, कमलनाथ जी ने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, तो 27 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया। कमलनाथ जी ने और कांग्रेस ने वचन दिया था कि 1 रुपए यूनिट बिजली 100 यूनिट तक देंगे, तो हर घर में कहीं 50, कहीं 60, कहीं 70 रुपए का बिल आता था। इसी तरह से जो सोशल सिक्योरिटी जो पेंशन है
उनको शर्म आती मुझे कि 18 साल में शिवराज सिंह चौहान ने सुध नहीं ली और 300 रुपए मात्र मिलती थी, वो भी सबको नहीं मिलती थी, जिसको हमने 600 रुपए किया और इस बार हमने 1200 रुपए करने का वचन दिया। इसी तरह कन्या विवाह में मात्र 28,000 रुपए मिलते थे, जिसको हमने 51,000 रुपए किया और इस बार वो 1,01,000 रुपए मिलेंगे। और तमाम जो योजनाएं हम लेके आ रहे हैं, निश्चित ही मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य से निकल के उभर कर एक प्रोग्रेसिव राज्य की कतार में आएगा, क्योंकि सोच है और विश्वास है लोगों को। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आया? करोड़ों का इन्वेस्टर्स मीट कराने के बाद भी शिवराज सिंह सरकार में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि विश्वास नहीं है। कमलनाथ जी बिल्कुल ठीक कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाता है, डिमांड नहीं किया जाता। तो जब तक का विश्वास नहीं होगा इन्वेस्टर्स को आपके प्रदेश में, कैसे आएंगे? जबकि ज्योग्राफिकली वी आर एट द सेंटर, इन्वेस्टमेंट्स आने चाहिए पर नहीं आए, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार है मध्य प्रदेश में कि कोई इन पे विश्वास नहीं करता। इसलिए इन्वेस्टर्स मध्य प्रदेश में आए नहीं और मध्य प्रदेश का विकास जैसा होना चाहिए था नहीं हुआ। शोभा जी, जहां एक तरफ विकास के एजेंडे पर लगातार हम देखते हैं कि तमाम विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, कितना किस पार्टी ने जनता तक पहुंची है, कितनी सुविधाएं दी है, कितना विकास हुआ है, चाहे वो बुनियादी ढांचा हो या फिर अन्य क्षेत्र में। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस लगातार कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व को किसी तरह से लेके आती है, उन मुद्दों को लेके आती है जिनसे कि विकास के लिहाज से, यानी कि आप क्या आने वाले समय में जनता को दे सकते हैं, इससे आप जनता को भटका सके? आपके वचन पत्र में बहुत बड़ी बड़ी बातें, लेकिन नेता कहीं सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं, कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व का एक पूरा एक तरह से तमाम कोशिशें करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक बात साफ समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी धर्म को राजनीति में कुछ पाने का, वोट पाने का जरिया नहीं बनाया है। हमारे लिए हमेशा से धर्म एक निजी आस्था रही है। धर्म राजनीति करने का विषय हमारे लिए कभी भी नहीं रहा है। और सॉफ्ट हिंदुत्व क्या होता है भाई? एक व्यक्ति हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है, वो अपने धर्म का पालन करे और जो अच्छा व्यक्ति होगा, जो अपने धर्म का पालन करेगा, वो कभी दूसरे के धर्म का अपमान नहीं करेगा। शोभा जी, सॉफ्ट हिंदुत्व की परिभाषा भी कांग्रेस से ही आई है। बिल्कुल मैं नहीं, आप हिंदुत्व की बात कर रही हैं, सनातन विरोधी कभी कांग्रेस ने, कभी कांग्रेस के किसी नेता ने सनातन विरोधी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, ये आपको बहुत अच्छे से बता दूं। और जहां तक कमलनाथ जी का सवाल है, हर व्यक्ति मध्य प्रदेश का जानता है कि वो हनुमान भक्त हैं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ऊंची हनुमान जी की मूर्ति उनकी लोकसभा छिंदवाड़ा में है और समय समय पे कमलनाथ जी वहां कई साधु संत आते रहते हैं और बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं और उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। फिर आपको याद दिला दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति को एक पोलराइजेशन के लिए, धर्म को एक पोलराइजेशन के लिए एक औजार बना के इस्तेमाल करती है। गौ माताओं की बहुत बात करते हैं, गौ माता के नाम पे वोट मांगते हैं, पर शर्म आती मुझे। आज आप निकल जाइए मध्य प्रदेश में, बाय रोड आपको पूरे मध्य प्रदेश की कोई भी रोड पे मतलब 100 ऑन एन एवरेज गायें गौ माता बड़ी पड़ी मिलेंगी। जबकि जब हमारी सरकार थी, मात्र 15 महीने की सरकार थी, तब 1000 गौशालाएं आदरणीय कमलनाथ जी ने खुलवाई थी। साथ ही बहुत बड़ा जो महाकाल लोक का आप सुन रहे हैं, अभी ओंकारेश्वर की जो बात सुन रहे हैं विकास की, कॉरिडोर की, वो कांग्रेस की ही देन है, आदरणीय कमलनाथ जी की देन है। पर शर्म आती है मुझे कि उसमें भी करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी ने खाए और उसका नतीजा ये रहा कि हल्की फुल्की हवा के झोंके से वहां सप्त ऋषियों की मूर्तियां उड़ती नजर आई हमको। तो भ्रष्टाचार, इंसान तो इंसान, भगवान को तक ये लोग नहीं छोड़ते हैं भ्रष्टाचार में। शोभा जी, आपका लगातार कहना है कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। देखना यह होगा कि जनता क्या तय करेगी 3 तारीख को। क्या जनता के लिए भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और वो किसको जिम्मेदार भी इसके लिए मानती है, इस पर भी जनता मुहर लगाएगी। लेकिन एक बड़ी बात यह है शोभा जी कि लगातार चुनाव में जाते समय भी जो बात भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं के लिए कह रही है कि नेता व्यस्त हैं अपने परिवारों
में अपने ही लड़कों को राजनीति उनकी तय करने के लिए, उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित हैं। ये सीधा सीधा आरोप दिग्विजय सिंह पे और कमलनाथ पे लग रहा है। देखिए, जहां तक बच्चों का राजनीति में आने का सवाल है, तो मेरी सोच आपको बताती हूँ। मेरी सोच ये है कि जब डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित होता है, टीचर का बच्चा टीचर, एक्टर का बच्चा एक्टर, तो राजनीतिक परिवार का बच्चा क्यों नहीं राजनीति में आए। और इसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या कोई पॉलिटिकल पार्टी आप उठा के देख लीजिए, कैलाश विजयवर्गीय तो इंदौर में मारे मारे फिरते रहे अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए, पर लेकिन शोभा जी, आपका ये कैलाश जी को टिकट मिला। इसी तरह राजनाथ सिंह से लेके अमित शाह को बढ़ावा देता है। जी सॉरी शोभा जी, आपका ये सिद्धांत जो है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बढ़ेगा, नेता का बेटा नेता बनेगा, अगर नेता के बेटे को और तमाम नेताओं के बेटे को अगर जनता नकार सकती है या फिर नकारती रही है, उसके बावजूद अगर आप राजनीति में बने रहते हैं, तो आपकी ये जो दलील है ये राजनीति में परिवारवाद को बढ़ा रही है, जिसका एक बड़ा आरोप कांग्रेस पे लगता रहा है। और कहीं दूर ना जाए तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स में केंद्र में कांग्रेस पार्टी हमेशा रही है। आपको 20 नेता गिना सकती हूँ भारतीय जनता पार्टी के, जिनके बच्चे खुद राजनाथ सिंह जी, आज मैं नोएडा में बैठी हूँ, यहाँ से एमएलए राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की मैं आपको अनगिनत नेताओं के नाम गिना सकती हूँ जिनके बच्चे राजनीति में हैं। तो राजनीति में तो हर व्यक्ति का अधिकार है, केवल वो किसी नेता का बेटा है इसलिए लोकतंत्र में उसको लड़ने का, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में जनता चुनती है, और जनता अगर उसे चुन रही है तो वो एक नेता है और वो जनता की सेवा के लिए तैयार है, सीधी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा ओझा जी, डीडी कॉन्क्लेव में हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।